हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसमें से जो एक पार्ट 5 है, ठीक है, पार्ट 5 है, उसमें भी अंदर 5 चैप्टर्स है। ठीक है, उसमें से जो पहला चैप्टर है जो कि डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? उसमें आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये सारे आते हैं जो पार्ट 5 है उसके चैप्टर 1 में। और अगर आर्टिकल्स की बात करी जाए तो आर्टिकल हो जाते हैं 52 से 78। ठीक, तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से हम प्रेसिडेंट वाला जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो ये इसके आर्टिकल आते हैं 52 से 62 तक। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 72 और 123 भी जो है वो प्रेसिडेंट से डील करते हैं। एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को और उसके अंदर में क्या डिफाइंड है, क्या पावर्स हैं, किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, वो सारा हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन की। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या कहता है? आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट और वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ स्टेट से मतलब है हमारा देश इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसके भी हेड होते हैं प्रेसिडेंट, है ना। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं ना, जो भी मान लीजिए कोई कानून आ रहा है, जो भी बिल पास हो रहे हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। अब जैसे बजट भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बजट भी प्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें भी ये कहा जाता है किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? देश को नहीं, प्रेसिडेंट को। ठीक, और इंडिया जैसे कि आपको पता है कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जिसमें पीएम और जितने भी मंत्री हैं उनके एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई जो है फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, कहने को सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। वो सारे जितने भी हैं जो उनके फैसले हैं वो लेते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है ना उसको नॉमिनल हेड कहा जाता है। नॉमिनल हेड मतलब डिजोर। ठीक है, कहने को तो है पर असली जो हेड है वो नहीं है। रियल पावर जो है, रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पास। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही रियल पावर है, उनको कहा जाता है डिफेक्टो। ठीक है, अब बात आती है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना रह गया कि आर्टिकल 53 जो है, ठीक है, मैंने आप जैसे कि आपको बताया प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर होता है, तो ये डिफाइंड होता है आर्टिकल 53 में। सुप्रीम कमांडर है किसका? हमारे सारे डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो है प्रेसिडेंट। अब बात आती है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में आता है
प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो आ गए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं स्टेट की, वो आ गए। इसके अलावा जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो हो गए, ठीक है। तो ये सब मिलके जो हैं इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, वो भी इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग इसमें पार्ट नहीं लेंगे। अब जो मेथड है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो डिफाइंड है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 बात करता है जो भी जो मेथड है इलेक्शन का, उसके बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को बनना है, ठीक है, प्रेसिडेंट बनना है, तो क्या वो खुद से आके एक दिन ऐसे कोई बोले कि मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। एक सेट प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो किस में डिफाइंड है? वो डिफाइंड है 55 में, ठीक है। 55 में ये डिफाइंड है। अब नंबर ऑफ वोट्स कितने चाहिए होते हैं? पहले तो हाँ, एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट इलेक्शन ये होते हैं कि जो हम लोग, जैसे आप ने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, है ना, आप डायरेक्टली मंत्री चुनते हैं, वो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट में ये है कि आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जो चुनाव है वो जो हमने चुने हैं ना लोग, वो करेंगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक तरह से कह लीजिए पावर तो बहुत कम है ना, जो भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह जो कोई पावर है नहीं, तो उनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता नहीं है आम जनता पे। इसीलिए उनका अगर आप इलेक्शन करवाएंगे ना तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाता है। और एक ही तो इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, तो इसीलिए इनका इलेक्शन नहीं करवाया जाता है। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको वो चुनते हैं जिन्हें हमने चुना है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब होता क्या है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? एक इलेक्टर है ना, वो जो ये बैलेट पेपर होता है, ठीक है। बैलेट पेपर एक बॉक्स होता है, उसमें आप नाम भर के डालते हो। जो वोट दे रहा है वो एक से ज़्यादा नाम डाल सकता है ना, एक से ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता है, वो हो जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स कितने चाहिए होते हैं? जितने भी वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, उसमें 50% से एक ज़्यादा, है ना। अब नॉमिनेशन की बात आती है। जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई उठ के नहीं बोल सकता, तो उसको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट कौन करेंगे? जो वहाँ के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो नॉमिनेट करते हैं। 50 प्रपोजर चाहिए होते हैं, ठीक है, 50 प्रपोजर चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट उन्होंने 50 लोगों ने प्रपोज किया कि इसको प्रेसिडेंट बनाओ, उसको सेकेंडर चाहिए होते हैं 50, ठीक है। तो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स मिलेंगे ना, तब जाके जो है आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है 15,000 का आरबीआई के साथ, हर कैंडिडेट जो भी नॉमिनेट होता है। अगर 1/6 से आपको कम वोट मिलते हैं तो आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपका चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ना बात आती है कि जो एमएलएज हैं, जो एमपीज़ हैं, उनके वोट की वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। क्योंकि एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है
ठीक है, जिससे हर एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो क्या ये आपसे सवाल पूछा जाएगा? नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो एमएलए है ना, उनके वोट की वैल्यू क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन स्टेट की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है ना, उसका इनटू 1/1000। ठीक है, ये हो जाती है एमएलए के वैल्यू की वोट की वैल्यू। सॉरी, एमपी की बात कर लें, एमपी का हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट सारे एमएलएस की। ठीक है, एमएलएस के जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीस, है ना। ये हो जाता है एक एमपी के वोट की वैल्यू। अब इसमें एक बात आ जाती है कि चलिए आप आपको किसी ने नॉमिनेट भी कर दिया, है ना, तो क्या आप क्वालिफाइड है पोजीशन होल्ड करने के लिए? तो ये बात होती है आर्टिकल 58 में। ठीक है, आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन क्या है चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो सबसे बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, भारत के नागरिक होना सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है ना। उसके अलावा मिनिमम एज जो है आपकी वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 35 की आपकी एज होनी चाहिए और आप इतने क्वालिफाइड हों कि आप लोकसभा के मेंबर बन सकें। ठीक है, और एक और होता है कि आप कोई ऐसा ऑफिस जो प्रॉफिट जिससे हो सके वो कोई ऑफिस आप होल्ड ना कर रहे हो जब आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सारी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो वो कितने टर्म तक रहेगा। तो वो बात होती है आर्टिकल 56 में, जो बात करता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की बात होती है आर्टिकल 56 में। वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रहेंगे 5 साल तक अपने 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। बीच में चाहे रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन किसको देंगे? ये तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो ये किसको रिज़ाइन देंगे? ये रिज़ाइन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 1950 से लेके 1962 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे भारत के। ठीक है, जैसे मैंने बताया टर्म ऑफ द ऑफिस 56 आर्टिकल में बताया गया है 5 साल तक प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे। रिज़ाइन पहले देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, और जब तक अगर रिज़ाइन नहीं देते हैं, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक जो है प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या बात करता है? क्या प्रेसिडेंट वापस से री इलेक्ट हो सकते हैं? इंडिया के केस में बिल्कुल हाँ। इंडिया के केस में आप वापस से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं, पर कितनी बार? जवाब है इनफाइनाइट। ठीक है, कितनी बार भी आप प्रेसिडेंट वापस इलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2, 3, 4 बार या प्रेसिडेंट बन सकते हो। एक कंट्री है यूएसए। ठीक है, यूएसए में रूल है प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम 2 टर्म जो है सर्व कर सकता है। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अब बात आती है ओथ की। ठीक है, आप इलेक्ट हो गए, उसके बाद आप की ओथ दिलवाई जाएगी आपको। तो ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ जो है प्रेसिडेंट को दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जो है वो दिलवाते हैं
ओथ, ठीक है, और इसका इलेक्शन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं है, आपके चीफ जस्टिस नहीं है, तो कौन करवाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है, वो करवाते हैं एडमिनिस्टर ओथ को। ओथ में क्या क्या होता है? प्रिजर्वेंस होगा, प्रोटेक्ट करेंगे हम देश को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, ठीक है, डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारी चीज़ें होती हैं, और फेथफुली हम अपना कार्य है जो वो एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ओथ में। अब आप मान लीजिए प्रेसिडेंट बन गए, तो क्या आपको हटाया जा सकता है? ठीक है, तो जवाब है हाँ, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आता किस में है? इम्पीचमेंट आता है आर्टिकल 61 में। ये जो है हमने लिया है, जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग देशों से कुछ कुछ पार्ट हमने अडॉप्ट करा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट के रिमूवल का, वो हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी हाउस जो है पार्लियामेंट का, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। ग्राउंड सिर्फ ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वायलेशन हुआ है ना। इसी बिना पे आप जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे कि वायलेशन तो बोलते हैं, अब वायलेशन में है क्या? वायलेशन डिफाइंड ही नहीं है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, जाके देखेंगे ना, तो वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्रोसेस है किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। अगर रेजोल्यूशन आया है तो रेजोल्यूशन को पहले पास किया जाएगा, ठीक है। 1/4 मेंबर जो है उस हाउस के, वो अगर अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, तभी वो जो है रेजोल्यूशन जो मोशन में लाया जाएगा, ठीक है। अगर 1/4 मेंबर्स नहीं मानते तो वैसे भी खारिज हो जाएगा। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एक बार उसको मेजॉरिटी मिल गई, जिस भी हाउस में वो प्रेसिडेंट हुआ है वहाँ पे अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसको पास किया जाएगा और उसको जो है दूसरे हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा। अगर वहाँ भी 2/3 मेंबरशिप जो मेंबर्स हैं वो उसको पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इस बीच में प्रेसिडेंट को पूरा राइट है कि वो जो है इस इन्वेस्टिगेशन में खुद का रिप्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उनको पूरा राइट है। आज तक की डेट में एक किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। इस प्रोसेस को कहते क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसको कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है, क्यों कहा जाता है इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैंने इलेक्शन में क्या कहा था, इलेक्शन जब होता है प्रेसिडेंट का, उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ क्या था, वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में, पर वो इम्पीचमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। आप देख रहे हैं एक तरफ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनको वोट देने नहीं दिया जाता, इम्पीचमेंट में उनको वोट देने दिया जाता है। यूटीज़ के जो हैं दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं पर वो हटा नहीं सकते। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, है ना। काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 62 की। अब मान लीजिए वैकेंसी हो गई,
है ना। वैकेंसी किसी भी कारण से हो सकती है, वैकेंसी हो सकती है कि भाई प्रेसिडेंट का जो है टर्म ख़त्म हो गया, ठीक है, टर्म ख़त्म हो गया है, और या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बन जाते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। उस जब तक नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं होता तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है सर्व करेंगे। हालांकि कहा गया है, क्लियरली डिफाइंड है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होके जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाना है। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बनेगा, तो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जो है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। CJI भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे जाकिर हुसैन जी थे हमारे प्रेसिडेंट, उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 1967 से 69 तक उनका टर्म रहा था। उस बीच में VV गिरी जी जो थे उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट थे वो, ठीक है, उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व करा था, और उन्होंने तो थोड़े टाइम के लिए ही करा था, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था क्योंकि उनको जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो कौन बनेगा। तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, M हिदायतुल्लाह, वो बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ दिन के लिए ही थे पर वो इलेक्ट हुए थे। अब प्रेसिडेंट का जैसे मैंने बताया आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, आर्टिकल 53 में डिफाइंड है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है, उनको आज हम बारी बारी देख लेते हैं। पहले बात आती है अपॉइंटमेंट की, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है वो कर सकता है प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर हो गए, अटॉर्नी जनरल है, CAG हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, UPSC के मेंबर्स हैं, ये सारे इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस होते हैं और जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ हैं उनको भी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उनको भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कमांडर, जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कमांडर हैं ये आर्म्ड फोर्सेस के, है ना, तो यही अपॉइंटमेंट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप में से कोई अगर IAS IPS भी बनता है तो आपका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा जो भी एम्बेसडर होते हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, उन जो हाई कमिश्नर हैं, उनको भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब बात आती है लेजिस्लेटिव पावर की, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 79। इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट को समन भी कर सकते हैं और पोस्टपोन भी कर सकते हैं। प्रोरोग्स का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है, चाहे तो वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, समन भी कर सकते हैं, सेशन बुला भी सकते हैं, पर साल में सिर्फ 2 बार, ठीक है, साल में सिर्फ 2 बार, और दोनों जो सेशन है उनके बीच में गैप जो है वो होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का गैप होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में मेंबर्स, कितने, 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं। इनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये लोग कौन कौन से होते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में जो है बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है, बहुत
हाईली क्वालिफाइड हैं। फील्ड कौन कौन सी है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ठीक है, इन 4 फील्ड में अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व करने की पावर भी जो है प्रेसिडेंट के पास है। बिल्स जो हैं उनको मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, मंजूरी दे सकते हैं जो है प्रेसिडेंट। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, जो बिल्स होते हैं उनको लेके कोई डिसएग्रीमेंट है, तो उनका जॉइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट जो है बुला सकते हैं, है ना। और ऑर्डिनेंस जो होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस भी पास किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 123। अब बात आती है फाइनेंशियल पावर की। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स क्या है? फाइनेंशियल पावर जैसे मैंने बताया आपको कि बजट जो है क्योंकि सुप्रीम लीडर है प्रेसिडेंट, तो बजट भी है, जो इंडिया का बजट भी है ना, वो प्रेजेंट किया जाता है इन्हीं को। ठीक है, इनको ही एड्रेस किया जाता है इस बजट में। ठीक है, देश के नागरिकों को लिए नहीं होता, वो प्रेसिडेंट को जो है एड्रेस करते हुए ये प्रेजेंट किया जाता है। बिल्स जो होते हैं उनका फाइनल जो है से प्रेसिडेंट का ही रहता है। और अगर मान लीजिए कोई मनी बिल आना है तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट जो है उसका प्रायर अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 112 के अंडर में। ठीक है, आर्टिकल 112 के अंडर में ये आता है कि जितने भी मनी बिल्स है ना जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये इनका नियम है। और इसी में बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में। ठीक है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है। और सीएजी जो है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इंडिया के, वो जो रिपोर्ट होती है ना, वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं। फिर बात आ जाती है जुडिशल पावर की। जुडिशल पावर जैसे मैंने बताया, जितने भी चीफ जस्टिस हैं और जो जज हैं उनको अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और आर्टिकल एक 72 है, आर्टिकल 72 में जो है प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि किसी की सज़ा जो है उसमें या तो उसको पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें होती क्या है ना, मैंने नाम तो बोल दिए, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, ये होता क्या है? तो देखो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि पार्डन मतलब होता है कि बरी कर दे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है तो वो बिल्कुल उसको बरी कर सकते हैं। रिप्राइव का मतलब होता है कि वो जो डेथ सेंटेंस है या जो लाइफ सेंटेंस है उस पर रोक लगा दे। ठीक है, तो वो आ जाता है रिप्राइव के पास। ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही है। ठीक है, रिस्पाइट होता है कि स्पेशल ग्राउंड है। ठीक है, उस स्पेशल ग्राउंड के बेसिस पे जो सज़ा है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, वो पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। मान लीजिए कोई वुमेन ऑफेंडर है, ठीक है, महिला है, वो अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसकी सेंटेंस जो है वो कम की जा सके। रेमिशन है, ठीक है, रेमिशन में ये होता है कि नेचर चेंज नहीं करते। ठीक है, नेचर चेंज नहीं करेंगे पर जो सज़ा है उसको कम कर देंगे। अब जैसे रिस्पाइट और रिमिशन में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? ठीक है, रिस्पाइट में मैंने जैसे बताया महिला है, उसको डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो उसको लाइफ सेंटेंस में चेंज कर दिया। रेमिशन है, रेमिशन में आपको अगर मान लो 10 साल की सज़ा हुई है, ठीक है, तो उसको कम करके जो
प्रेसिडेंट है वो 3 साल का कर सकते हैं या 5 साल का कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है रेमिशन में। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन होता है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें। कैसे? मान लीजिए आपको डेथ सेंटेंस मिला है, तो उसको चेंज करके आपको आजीवन कारावास दे दें। तो ये पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब ये सब होता किस में है? एप्लीकेबल डेथ सेंटेंस हो गए, कोर्ट मार्शल केसेस हो गए, ठीक है, यूनियन लॉ हो गए, इन सब में ये जुडिशियल पावर इनको दी जाती है। अब बात आती है इमरजेंसी की, ठीक है। इमरजेंसी जो है क्या होती है? तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है देश में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसीज बताई गई हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, जो आता है आर्टिकल 352 के अंडर में। अगर कोई वॉर हो गई या एक्सटर्नली किसी देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जैसे अभी चल रहा है ना ईरान इजराइल वाला, वैसा कुछ हो गया, तो एक नेशनल इमरजेंसी लाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। पर इसमें भी एक चीज़ है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने ऐसे नहीं किया, अपना मन किया लागू कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होता। लागू कर दिया आपने नेशनल इमरजेंसी, 1 महीने के अंदर आपको दोनों हाउस जो हैं पार्लियामेंट के, उनमें ये अप्रूव करवानी पड़ेगी वोटिंग के द्वारा, मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। 2/3 मेंबर कम से कम पास करें उस कि हाँ भाई इमरजेंसी लगनी चाहिए, तभी वो इमरजेंसी लाई जा कंटिन्यू होगी, नहीं तो उसको वहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर ये करवाना पड़ता है। उसके बाद एक होता है आर्टिकल 356, उसमें आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो स्टेट हो गए, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो काम है वो नहीं किया जा रहा, तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है और जो सरकार है उसको हटा सकता है। ये आता है प्रेसिडेंट रूल के अंडर में। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और रूल क्या है कि 6 महीने के पीरियड में ये जो है प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। कंटिन्यू करना है तो 6 महीने और लिया जा सकता है ना। इंडेफिनिटली कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, 3 साल मैक्सिमम टेन्योर है जब तक ये स्टेट इमरजेंसी रह सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में किस बारे में बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। मान लीजिए एक जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो कंडीशन है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और या उनको लग रहा है कि देश को आर्थिक कुछ जोखिम है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 360 के अंडर में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकते हैं, ठीक है। ये पावर दी गई है, पर सेम ये भी इनको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नेशनल इमरजेंसी थी ना, वैसे ये भी है। आज तक भारत में नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार लगी है। कब? जब युद्ध था 1962 में, चाइना का जब इन्वेजन हुआ, तब 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुई थी, और 1975 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। उन 3 के अलावा आज तक कभी भी जो है नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो सारे कवर करें, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जितना पढ़ाया है वो काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पिन कमेंट में मैं इस क्लास का PDF डाल दूँगा, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।